हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के। इसमें हम 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे कॉमर्स से रिलेटेड हैं और डेली हम इसमें 25 क्वेश्चंस लेते हैं। यानी कि हम डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब तक हमारे 1000 क्वेश्चंस नहीं हो जाते, तब तक ये सीरीज़ हमारी चलेगी। आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप इसी चैनल के नाम से मिलेगा। माय कॉमर्स इन्फो से आपको 2 टेलीग्राम मिलेंगे, आप दोनों को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग टाइम से आ जाया करिए, अब तो आप सबको टाइम पता चल गया है, 12 बजे क्लास होती है ये, तो जल्दी से आ जाइए। ओके, करते हैं स्टार्ट। इन अकाउंटिंग, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और उनका फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये आएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रखिए, उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या होगा? रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। और किसी भी क्वेश्चन को ना लर्न मत करिए, समझिए, क्योंकि अगर वो घुमा फिरा के भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर पाए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व क्यों है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ होता है कि वो प्रॉफिट जो कि इनकॉर्पोरेशन से पहले रिसीव किया गया है, तो जब वो इनकॉर्पोरेशन से पहले रिसीव किया गया है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और ये कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाता है और इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो कि कैपिटल रिजर्व की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। और अगर बाई चांस पूछा जाए कि इस प्रॉफिट को किस प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं, तो याद रखिए कैपिटल प्रॉफिट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंपल है, नॉन ट्रेडिंग कंपनी बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर। अब ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या है? फिक्स असेट्स में अगर हम फिक्स्ड लाइबिलिटीज माइनस करें, या फिर फिक्स असेट्स में करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स में फिक्स्ड लाइबिलिटीज, या फिर टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, बताइए। आप बैलेंस शीट बनाकर देख लीजिए। देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी साइड, ये होती है हमारी असेट साइड। यहाँ पर हम असेट्स लिखते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी, ऊपर क्या लिखते हैं? इक्विटी। तो असेट्स में जब हम ये टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी है, जब असेट्स में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारी इक्विटी निकल कर आ जाएगी। तो इक्विटी का मतलब क्या है? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, सिंपल था। अब देखिए, व्हेन द डेट टर्न रेशियो इज 4, व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? बहुत ही सिंपल है। जल्दी से आंसर करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आप जिस भी ग्रुप में आपके और फ्रेंड्स हैं वहां इसको शेयर कर दीजिए। देखिए कॉमर्स को ना बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉमर्स बहुत इजी है, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तो आपको कॉमर्स में कभी भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले आपको डेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए डेट टर्नओवर रेशियो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसका फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज क्रेडिट रिसीवेबल्स। अब डीटीआर तो हमें ऑल पहले से दिया हुआ है 4, तो हमें क्या निकालना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आपको क्या पता है?
ऊपर आप लिखते हैं टोटल मंथ्स, तो टोटल मंथ्स हमारे यहाँ पर कितने दिन होते हैं, 12 मंथ्स, जो कि अंडरस्टूड है सबको। और नीचे क्या लिखते हैं, डेटर या फिर हम डेटर टर्नओवर रेशो, ठीक है, यानी कि DTR। तो अब 12 में 4 का कर दीजिए, सिंपल है, 3 आंसर आ गया, 3 मंथ्स, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस प्रॉफिट, या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, नहीं आता है तो फिर भी आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं, हम उनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मैं जो हम निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन हमारी हमेशा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फंड्स अवेलेबल विद अ कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, या फिर रिटेन्ड अर्निंग। देखिए, आफ्टर पेइंग बात कर रहे हैं, आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड्स। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग समझ लीजिए, तो रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा सोर्स होता है कंपनी के लिए फाइनेंस को कलेक्ट करने का, हाँ, इंटरनल सोर्स, ठीक है, इंटरनली वो फाइनेंस कलेक्ट कर सकती है। हम इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में इंटरनल फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मिले तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग। अब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइनिंग होगी तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो कैसे होगा? मस्ट बी डिक्लाइनिंग, मस्ट बी अबव एवरेज कॉस्ट, मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट, या फिर मस्ट बी राइजिंग। बताइए, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जब भी हम एवरेज कॉस्ट डिक्लाइनिंग की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा हमेशा एवरेज कॉस्ट के बिलो रहेगा, क्योंकि जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है उसका जो कर्व होता है मार्जिनल कर्व के ऊपर ही रहता है, इसलिए यहाँ पर ये हमेशा उसके बिलो रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस क्या था, क्यों लाया गया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज इजिली अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन, या फिर टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज। थर्ड है हमारा टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। फोर्थ है हमारा टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होगा आंसर? देखिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखिए, हर जगह बहुत सारे रूल्स हैं, हर जगह हर कंपनी के अकॉर्डिंग। कभी ऐसा नहीं हो कि कोई कंपनी कुछ और फॉलो करे या कोई इंस्टीट्यूशन कुछ और फॉलो करे, तो इस वजह से सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बनाया गया है जिससे कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें क्या रहे, हार्मनी रहे, ठीक है। यानी कि सारे रूल सबके लिए सेम रहे, ये बनाने का इनका मेन पर्पस था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट।
क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमारे जितनी भी इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स होती हैं वो हमारी नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अ कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होती है? रेशियो बिटवीन कस्टमर परसीव बेनिफिट्स एंड द रिसोर्सेज यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स, या फिर एक्सेस ऑफ सेटिस्फेक्शन ओवर एक्सपेक्टेशन, पोस्ट परचेज या फिर डिसोलेंस, सॉरी पोस्ट परचेज डिसोलेंस, नन ऑफ द अबव। बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेशियो बिटवीन द कस्टमर परसीव बेनिफिट्स एंड द रिसोर्सेज यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स, ठीक है। ये हमारा कस्टमर वैल्यू कहलाता है, जिसमें कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको जो भी लाभ या लाभ से जो भी प्राप्त हो रहा है उसको वो उपभोग करें, जो भी उनको संसाधन मिले गए हैं उसके बीच में, ठीक है। तो जो भी संसाधन मिले हैं उनका उपभोग और जो भी उन्हें अलग से लाभ मिले हैं उन दोनों के बीच का रेशियो हमारा कस्टमर वैल्यू कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट, यानी कि जो हमारा शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट होता है, अल्पावधि बिक्री उपलब्धि, उसका उपयोग हम किस तरह करते हैं? पर्सनल सेलिंग के द्वारा, एडवर्टाइज करके, सेल्स प्रमोशन के द्वारा, या फिर पब्लिक रिलेशन से। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ये सेल्स प्रमोशन का पार्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेल्स अचीव करना के लिए हम सेल प्रमोट करते हैं अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है who do buy more, complain less, spread positive word of mouth, ensure a large customer base and repeat business, यानी कि कौन अधिक खरीदता है और शिकायतें जो हैं उसकी कम होती हैं, और वो हमेशा पॉजिटिव बातें फैलाता है प्रोडक्ट के बारे में, और इससे लार्ज कस्टमर बेस जो है वो हमारा बनता है, और अपने बिजनेस को बार बार रिपीट करता है। सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, डिलाइटेड कस्टमर होता है, इंडस्ट्रियल कस्टमर होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा डिलाइटेड कस्टमर, क्योंकि सेटिस्फाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंप्लेन लेस थी है। तो सेटिस्फाई की तो कोई कंप्लेन होनी नहीं चाहिए, जब मैं किसी चीज़ से सेटिस्फाई हूँ तो कंप्लेन नहीं होगी, ठीक है। तो एक इस पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई कस्टमर नहीं होगा, डिलाइटेड कस्टमर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है हु डू बाय मोर, और जो अधिक खरीदता है, लेकिन इंडस्ट्रियल कस्टमर तो ज़्यादा नहीं खरीदेगा, उसने एक बार खरीद लिया और उसकी सालों साल तक के लिए छुट्टी, यानी कि अब वो उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेस नहीं करेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल मशीन कोई भी परचेस करते हैं तो एक बार परचेस करते हैं, फिर 10 साल 20 साल तक हम उसको परचेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कस्टमर भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी डिलाइटेड कस्टमर हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर impulses which persuade a customer to buy certain products without evaluating the positive and negative value of the same, यानी कि हमें ऐसा बताना है वह कौन सा आवेग है जिसमें ग्राहकों को पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव मूल्य, वो कुछ भी नहीं करता, ना वो पॉजिटिव चीज़ देखता प्रोडक्ट की, ना वो नेगेटिव चीज़ देखता है, बस वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इमोशनल मोटिव्स कहते हैं, ब्लाइंड मोटिव कहते हैं, इगोइस्टिक कहते हैं, या फिर लॉर्ड ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए क्यों। देखिए, इमोशनल में क्या होता है, अगर कोई
पर्सन किसी प्रोडक्ट से इमोशनली अटैच है। हो सकता है कि उसकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर था जो उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, तो एक ये इमोशनल कनेक्शन है। या फिर हो सकता है उसका कोई आइडियल है, वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, इसलिए वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उस प्रोडक्ट से, या फिर हम शुरू से वही प्रोडक्ट खरीदते आ रहे थे, अब उसमें कोई भी कमी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, कौन से एथिक्स को फॉलो कर रहा है, ये सब हम कुछ नहीं देख रहे। फिर है ब्लाइंड मोटिव। ब्लाइंड मोटिव होता है बस हमने किसी ने कहा और हमने उस पर विश्वास कर लिया। अब उस प्रोडक्ट के बारे में हमने खुद कोई छानबीन नहीं करी, बस किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने कह दिया नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसने कहा और हमने मान लिया, ये होता है ब्लाइंड मोटिव्स। या फिर खुद कंपनी ने ही हमसे कहा कि हमारे प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी हैं या फिर ये फीचर्स हैं, और हमने ब्लाइंडली उस पर विश्वास कर लिया। ईगोइस्टिक होता है, हमारा ईगो है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसका प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड बेस्ड है, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा उसके बारे में, वो कंपनी क्या करती है, उसके कंपनी का मोटो क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्या है, प्राइस कितना है, या फिर अदर जो राइवल कंपनी है वो उसके अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में और भी अच्छा दे रही है। मैंने ये कुछ भी नहीं देखा, बस मैंने क्या किया अपने ईगो के अकॉर्डिंग कि हाँ वो यूएस की कंपनी है, मेरा ईगो है, मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखाना है कि हाँ मैं यूएस कंपनी बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, तो ईगो के कारण मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था तरीके। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, इकोनॉमिक्स में हम कंजम्पशन प्रोडक्शन इनकी बात करते हैं, डिमांड सप्लाई की बात करते हैं। साइकोलॉजी में हम माइंड की बात करते हैं कि एक कस्टमर किस तरह से सोचता है किसी प्रोडक्ट के बारे में। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में देखते हैं कि एक सोसाइटी के लिए कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो कंज्यूमर बिहेवियर ओवरऑल हमारा इन तीनों में ही कवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड एन करेक्ट स्टेटमेंट। Customer attitudes can be summarized an evaluation of an object. Attitudes are learned. Attitudes are synonymous with behavior. Attitudes है motivational qualities। बताइए कौन सा स्टेटमेंट हमें इसमें लगता है कि जो कि करेक्ट है। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा सी, एटीट्यूड्स आर सिनोनिमस विद बिहेवियर। यानी कि जो हमारा है या हमारा सोचने का तरीका है किसी प्रोडक्ट को लेकर या बिहेवियर है वो हमारा चेंज होता रहता है। कस्टमर का एटीट्यूड सिनोनिमस है, कभी भी चेंज हो सकता है। वैसा नहीं है कि मैं किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ तो हमेशा करती रहूँगी। हो सकता है आगे जाके मेरा उस प्रोडक्ट के लिए मन बदल जाए, या फिर हो सकता है मुझे तो कभी और आगे जाके कोई और प्रोडक्ट पसंद आ जाए। इसलिए मेरा एटीट्यूड बिहेवियर क्या है, हमेशा मेरा चेंज होता रहता है, सिनोनिमस है, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर करिए, बहुत पूछा जाता है, आप सबको ही पता होगा। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट क्वालिटी फीचर स्टाइल ब्रांड नेम एंड पैकेजिंग आइडेंटिफाइज द। यानी कि आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी स्पेशलिटी, उसकी ब्रांड, ये सब पैकेजिंग का विवरण, ये सब आपको कौन से प्रोडक्ट में बताया जाता है? एक्चुअल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड, कोर, या फिर टेंजिबल प्रोडक्ट?
क्या हो जाएगा? देखिए ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, हम किसी क्वालिटी की, फीचर की, स्टाइल, ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो ये स्टाइल कॉमन प्रोडक्ट की बात है ये तो। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑगमेंटेड कोर टैंजिबल ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दीजिएगा। हम लोग इवनिंग की क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन इंडिया विच प्राइसिंग प्रैक्टिसेस इज नॉट परमिसिबल, यानी कौन सी प्रैक्टिस इंडिया में परमिशिबल नहीं है? पेनिट्रेटिंग, प्राइसिंग, स्कीमिंग, प्रीडेटरी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या कहेंगे आप इसको? सी, प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ रिटेल आउटलेट हैज द हाईएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट? सुपरमार्केट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर या फिर रिटेल चेन स्टोर। देखिए सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसमें हाई आती है वो हमारे कहलाते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज होते हैं तो इनको बनाने में, इनको सेट करने में, हर चीज़ यहाँ पे सिस्टमेटिक करने में सबसे ज़्यादा फाइन की ज़रूरत होती है। हर चीज़ यहाँ पर बहुत अलग तरीके से सेट की जाती है, इसलिए और डिपार्टमेंट स्टोर में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। नेक्स्ट है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एट स्टार्टिंग स्टेज इज जनरली नॉट डन थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स या फिर कंडीशनल लोन्स। बताइए। देखिए स्टार्टिंग एज की बात करें तो स्टार्टिंग एज में ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, द डिग्री टू विच द रिटर्न्स ऑफ द टू सिक्योरिटीज चेंज टुगेदर इज रिफ्लेक्टेड बाय कोरिलेशन, लिवरेज, कोवेरिएंस या बीटा। देखिए जब हम एक डिग्री तक हम बात करते हैं कि वहाँ पे 2 सिक्योरिटीज़ चेंज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोवेरिएंस, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कोवेरिएंस। एक डिग्री तक यहाँ पे जो रिटर्न होता है टू को सिक्योरिटीज़ का वो यहाँ पे चेंज होता है एक साथ, ठीक है? नेक्स्ट देयर है, ट्रांसफर by a company of one or more of its business division to another newly set up company is called, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई भी एक कंपनी जो है वो एक या एक से अधिक बिजनेस यूनिट के साथ क्या कर रही है, एक दूसरी कंपनी को स्टार्ट कर रही है। यानी कि एक कंपनी थी ए, बी, सी, इन तीनों ने मिलके एक नई कंपनी ओपन करी। अब आपको बताना है क्या कहलाता है, डीमर्जर, मर्जर, इक्विटी, कार्व आउट या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, डीमर्जर, क्योंकि यहाँ पे एक और एक से अधिक कंपनी की बात की जा रही है। मर्जर में सिर्फ 2 कंपनियां मर्ज होती हैं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा की बात की जा रही है तो उसे हम बोल देते हैं डीमर्जर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स सर्व एज अ वार्निंग टू ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू टेक द सिलेक्शन एंड प्रमोशन प्रोसेस? प्रमोशन प्रिंसिपल, ड्रकर प्रिंसिपल, वैलिडिटी प्रिंसिपल या प्रेटा प्रिंसिपल। बताइए। यानी किसने कहा है कि हमें कंपनी के अंदर जो सिलेक्शन और प्रमोशन प्रोसेस होती है उसको हमें लाइटली नहीं लेना है?
क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। पीटर ने कहा था कि ये जो हमारा सिलेक्शन होता है कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ का और जो प्रमोशन होता है इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन से ही हमारी पूरी सेलिंग इफ़ेक्ट होती है। अगर हम सेल्स इफ़ेक्ट होती है, अगर हम प्रमोशन अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारी सेल इतनी नहीं हो पाई। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपना सिलेक्शन पर और प्रमोशन पर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय एल्टन मायो, पीटर ड्रकर, एरिक बर्न या फिर एडम स्मिथ। ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसने दी थी ये टेक्निक? देखिए ये टेक्निक दी गई थी एरिक बर्न के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमारे एरिक बर्न द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ डिमांड फोरकास्टिंग मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? मैनेजरियल जजमेंट, मैनेजरियल ग्रिड, वर्क स्टडी टेक्निक या फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक, बताइए कौन सा मेथड है जो कि हमारा डिमांड फोरकास्टिंग मेथड जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसमें नहीं होता? देखिए यहाँ पे मैनेजरियल ग्रिड जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा मैनेजरियल ग्रिड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा बात की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो यहाँ पे मैनेजरियल जजमेंट आ सकता है, वर्क स्टडी टेक्निक्स आ सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक आ सकते हैं जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत यूज होती हैं। लेकिन मैनेजरियल ग्रिड हमारे मैनेजरियल मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि हमारे बिजनेस के अंदर यूज होता है, ठीक है, ना कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे क्वेश्चन आज के। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में प्लीज़ बता दीजिएगा। हम इवनिंग की क्लास में उनको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।